नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। दिन के 11 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं समाचार। मैं हूं अजय मिश्र। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद दिल्ली में आज बैठकों का दौर। एनडीए और विपक्षी गठबंधन की अहम बैठक। दोनों गठबंधन के घटक दलों के नेताओं का दिल्ली पहुंचना शुरू। एनडीए की बैठक में शामिल होने से पहले टीडीपी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू ने विजयवाड़ा में की प्रेस वार्ता। कहा, बीजेपी और जनसेना से हमारा चुनाव पूर्व गठबंधन मैनिफेस्टो में किए गए सभी वायदे पूरे करेंगे। अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर राउज एवेन्यू कोर्ट आज सुनाएगा फैसला। ईडी ने पिछली सुनवाई में अंतरिम जमानत बढ़ाने का किया था विरोध। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की बैठक आज से जारी। 3 दिनों तक होगी यह बैठक। 7 जून को गवर्नर शक्तिकांत दास बैठक में लिए गए फैसलों का ऐलान करेंगे। आरबीआई लगातार 8वीं बार रेपो रेट को बरकरार रख सकता है। दुनिया भर में आज मनाया जा रहा है विश्व पर्यावरण दिवस। हमारी भूमि थीम के साथ भूमि बहाली, मरुस्थलीकरण को रोकने और सूखे के लचीलेपन के निर्माण पर केंद्रित। आईसीसी टी20 विश्व कप में भारत आज से करेगा अपने अभियान की शुरुआत। भारत का पहला मुकाबला आयरलैंड के साथ आज। रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडिन की जोड़ी आज फ्रेंच ओपन के सेमीफाइनल में पहुंचने के इरादे से उतरेगी कोर्ट पर। वहीं चोट की वजह से नोवाक जोकोविच ने क्वार्टर फाइनल से नाम वापस लिया। अठारहवीं लोकसभा चुनाव के नतीजे आ गए हैं। भाजपा को 240 सीटें मिली, जो बहुमत के आंकड़े से 32 कम है। हालांकि एनडीए ने 292 सीटों के साथ बहुमत के आंकड़े को पार कर लिया है। इसके साथ ही एनडीए ने तीसरी बार सरकार बनाने की कवायद भी शुरू कर दी है। एनडीए आज सरकार बनाने का दावा पेश कर सकती है। इससे पहले अलायंस के घटक दलों की बैठक बुलाई गई है। बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू, जनसेना प्रमुख पवन कल्याण शामिल होने के लिए दिल्ली आ रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी 16 सीटों के साथ दूसरी और नीतीश की जेडीयू 12 सीटों के साथ एनडीए की तीसरी सबसे बड़ी सहयोगी पार्टी बनकर उभरी है। ऐसी खबर आ रही है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राजद नेता तेजस्वी यादव एक ही फ्लाइट से दिल्ली आ रहे हैं। नीतीश कुमार एनडीए की बैठक में शामिल होंगे, तो वहीं तेजस्वी यादव विपक्ष के गठबंधन की बैठक में हिस्सा लेंगे। उनके अलावा बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, लोजपा रामविलास अध्यक्ष चिराग पासवान और हम सुप्रीमो जीतन राम मांझी भी पटना से दिल्ली रवाना हो चुके हैं। आंध्र प्रदेश में बंपर जीत के बाद टीडीपी के प्रमुख चंद्रबाबू नायडू ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि ये एक ऐतिहासिक चुनाव था। ये उनके जीवन का 10वां राजनीतिक चुनाव था और जनता ने उन्हें खुलकर समर्थन दिया। उन्होंने वाईएसआरसीपी पर हमला बोलते हुए कहा कि राज्य में आंध्र प्रदेश में बोलने की आज़ादी ही नहीं थी, जिसका जनता ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि भाजपा और जनसेना से चुनाव पूर्व का गठबंधन है। आपको बता दें कि चंद्रबाबू नायडू आज दोपहर बाद एनडीए की बैठक में हिस्सा लेने के लिए दिल्ली आ रहे हैं। महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस आज उन्होंने की। विजयवाड़ा से अमरिंद गुप्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस खबर पर। अमरिंद, क्या अपडेट है, क्या माहौल है, क्या इतने बड़े जीत की उम्मीद खुद टीडीपी को भी थी और उसके बाद का रिएक्शन? अच्छा,
जी, सबसे पहले तो बता दूं, जो राजनीतिक गलियारों में जो कयास लगाए जा रहे थे कि चंद्रबाबू नायडू एनडीए की बैठक में शामिल होंगे या नहीं होंगे, तो उन्होंने बहुत सधी हुई और बहुत स्पष्ट भाषा में उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले एनडीए का भारतीय जनता पार्टी और पवन कल्याण की जनसेना पार्टी के साथ गठबंधन था और हमने गठबंधन के धर्म के तहत यहां पर चुनाव लड़ा और आंध्र प्रदेश की जनता ने एक बड़े विश्वास के साथ हमें भरोसा करके हमें इतना बड़ा मैंडेट दिया है और हम उसको फुलफिल पूरी तरह से करेंगे। हम तीनों, उन्होंने बाकायदा नाम लिया पवन कल्याण की, काफी तारीफ करते उन्होंने कहा कि पवन कल्याण की जनसेना पार्टी ने बहुत अच्छा काम किया है और पर्सनली पवन कुमार एक बहुत ही धैर्यशील व्यक्ति हैं। जिस तरह से उन्होंने चुनाव प्रचार में पूरा सहयोग किया, वास्तव में काबिले तारीफ था। और लास्ट में जब उनसे सभी पत्रकारों ने उस अहम मुद्दे पर बात की जिस पर यह माना जा रहा था कि वो दिल्ली रवाना हो रहे या नहीं हो रहे, तो उन्होंने कहा कि मेरी एक लंबी राजनीतिक यात्रा है, मैंने 30 साल लगभग राजनीति में लगातार काम किया है, मैं बहुत समझदार हूं और मैं दिल्ली एनडीए की बैठक में शामिल होने जा रहा हूं, यह बात स्पष्ट तौर पे कही। और साथ में उन्होंने एक बात और अच्छी बात कही, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के साथ वो लगातार टच में है, ये बात उन्होंने कही। प्रधानमंत्री ने उनको फोन किया, इस बात की भी उन्होंने पुष्टि की। क्या वो समर्थन पत्र देंगे? मिनिमम जो क्या एनडीए को समर्थन पत्र देंगे, इसका आश्वासन दिया है? अब आप सीधे सीधे अपडेट दे रहे हैं, तो क्या उनसे सवाल किया गया समर्थन पत्र देंगे वो एनडीए की सरकार के लिए? बिल्कुल, उन्होंने देखिए जिस तरह से अपनी बात कही कि मैं एनडीए का जो गठबंधन है चुनाव के पूर्व पहले का है और हमने मिलकर एक मिनिमम कॉमन प्लान के तहत यहां पे चुनाव लड़ा और तीनों पार्टियों ने पूरी ताकत के साथ यहां पे चुनाव लड़ा, जिसका नतीजा वाईएसआर कांग्रेस पार्टी को पूरी तरह से न सिर्फ सत्ता से बेदखल कर दिया गया बल्कि जो बोलने की आजादी नहीं थी यहां पर, वो आजादी को भी दिलाया। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि हम प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के साथ लगातार टच में हैं और मैं आज दिल्ली जा रहा हूं एनडीए की पार्टी में बैठक में शामिल होने के लिए। जिस तरह से कल शाम को यह बात हो रही थी कि वो एनडीए में शामिल होंगे नहीं होंगे, इस बात को लगातार पत्रकारों ने कहा कि क्या आपसे, पत्रकारों ने सवाल किया बाकायदा अजय जी की क्या आपसे किसी और पार्टी ने भी संपर्क करने की कोशिश की, तो इस बात को उन्होंने स्पष्ट उत्तर नहीं दिया। उन्होंने ये कहा कि मैं पिछले लंबे समय से राजनीति में हूं और मैं आपकी भावनाओं को समझता हूं, लेकिन आप चिंता नहीं करिए, मैं एनडीए की मीटिंग में ही शामिल होने के लिए दिल्ली जा रहा हूं और मैं वहां शामिल होऊंगा। तो ये एक बात थी बड़ी, लेकिन कुल मिला के उन्होंने एक बहुत भावुक पल का जिक्र किया, मैं बता दूं, और कायदा जो कांग्रेस की वाईआरसीपी की जो पार्टी है उसको कौरवों की सेना से कंपेयर किया। उन्होंने बताया कि एक दिन विधानसभा में किसी मुद्दे पर वाईआरसीपी की सरकार और स्वयं मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने उनका न सिर्फ उनका सम्मान नहीं किया बल्कि उनकी पत्नी का भी अपमान किया और उस घटना को उन्होंने कौरवों की सेना के साथ कंपेयर किया और उन्होंने बोला कि कौरवों की सेना का भी घमंड टूटा था और यहां पर वाईआरसीपी कांग्रेस के जो चीफ हैं, जो मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी, उनका भी घमंड टूटा है, क्योंकि जिस तरह से 2019 में एक बम्पर जीत के साथ 175 में से 151 सीट के साथ बाकायदा उन्होंने एक बड़ी मेजोरिटी के साथ सरकार बनाई थी वाईआरसी कांग्रेस पार्टी के जगन मोहन रेड्डी ने, लेकिन उसी गति के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सूझबूझ थी जो गठबंधन को लेकर, उसी गति के साथ टीडीपी, बीजेपी और जनसेना ने उस पार्टी को उखाड़ फेंका है और 144 में से टीडीपी ने 135 सीटें जीती। पवन कल्याण की पार्टी का क्या लग रहा है, जैसा कि आपने बताया कि जो तीनों दल हैं की जो पार्टी है जनसेना पार्टी, उसने जी अमरिंदर, जैसा कि आपने बताया कि तीनों दल एक साथ मिलकर के लोकसभा चुनाव उन्होंने लड़ा और एक बहुत ही जबरदस्त जीत उनको राज्य में मिली, साथ ही साथ वो एनडीए के मुख्य सहयोगी दल के रूप में भी उभर करके आए, किंग मेकर की भूमिका में देखा जा रहा है। चंद्रबाबू नायडू के बॉडी केमिस्ट्री से आपको क्या लग रहा है, क्या एनडीए के साथ उनकी दोस्ती अब लग रहा है कि पक्की हो चुकी है, बहुत लंबे समय तक चलनी है, क्योंकि उनको राज्य का भी ख्याल रखना है, राज्य के हितों का भी ध्यान रखना है केंद्र के साथ मिलकर के, क्या कुछ आप समझ पाए? देखिए
एक पत्रकार के तौर पर मैंने लंबे समय से राजनीति को कवर किया है। मेरा एनालिसिस है कि जिस तरह से उनकी बॉडी लैंग्वेज थी वो साफ तौर पर बता रही थी कि वो एनडीए का हिस्सा है, क्योंकि उनके पीछे का एक बड़ा एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे 2014 के चुनाव में जब खुद एनडीए चीफ जो है चंद्रबाबू नायडू यहां के मुख्यमंत्री होते हैं, एक बहुमत के साथ सरकार में आते हैं और 2014 में जब तेलंगाना को आंध्र प्रदेश से काट कर अलग कर दिया जाता है और उसके बाद फिर कई सारे मुद्दे आते हैं और 2019 में वो बाकायदा जो है सत्ता से बाहर हो जाते हैं। लेकिन 2014-19 के बीच में गैप था, वो गैप ये था कि 14 में बाकायदा वो एनडीए के हिस्से के रूप में चुनाव में जाते हैं और एक जबरदस्त जीत हासिल करते हैं और इन 6 सालों में वो लगभग राज्य में हाशिए पर आ चुके थे। ना उनकी विधानसभा में सीटें थी ना लोकसभा में सीटें थी। विधानसभा में उनकी मात्र करीब 22 सीटें थी और लोकसभा में उनके पास 25 में से 3 सीटें थी। तो इन 5 सालों में राजनीति हाशिए पे आ चुके थे और 6 साल पहले जब उन्होंने जिस मुद्दे को लेकर एनडीए का साथ छोड़ा था तो लगभग ये स्थिति थी कि वो इस बार एनडीए को बड़ी गंभीरता के साथ उस गठबंधन धर्म का पालन करेंगे और उनको जो एक सबक मिला है इन 6 सालों में कि सत्ता से पूरी तरह से बाहर हो जाना और 24 में पूरी ताकत के साथ वापसी आना, ये बाकायदा संदेश देता है। और उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका कॉन्फिडेंस और उन्होंने जिस तरह से पत्रकारों से रूबरू हुए, ये बताता है कि वो गठबंधन में शामिल है। अजय जी, मैं एक अहम बात और आपको बता दूं, देखिए सबसे भरोसेमंद साथी हैं। 6 साल पहले भले ही किसी बात पर उन्होंने एनडीए का साथ छोड़ा था, लेकिन आपको याद होगा 1996 में उन्होंने एनडीए ज्वाइन किया। उसके बाद लगातार अटल जी के साथ उन्होंने काम किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ काम किया। इसके अलावा भी वो लगातार एनडीए के साथ रहे और एक भरोसेमंद साथी के तौर पर रहे। और रही बात गठबंधन की, तो चंद्रबाबू नायडू के लिए गठबंधन का धर्म निभाना कोई बड़ी बात नहीं है। आपको याद होगा देवगौड़ा की सरकार में भी चंद्रबाबू नायडू ने कन्वेयर का काम किया था, उस सरकार को बनाने में एक अहम भूमिका रही थी और पूरी तरह से चलाने में। इसके बाद इंद्र कुमार गुजराल की बात करें, जब वो प्रधानमंत्री बने तब भी उन्होंने उसके साथ गठबंधन में धर्म निभाया। तो एक लंबा अनुभव गठबंधन का है और उनकी जो राजनीति है सधी हुई राजनीति है, धैर्य राजनीति है और जमीन पे जो मैं देख पा रहा हूं वो वास्तव में एक ब्लाइंड सपोर्ट है। वो सपोर्ट जो दिखाता है कि चंद्रबाबू नायडू ने पुनः पूरी ताकत के साथ वापसी की है। अमरिंदर, क्या आपने जो जिक्र किया कि एनडीए के कन्वीनर वो पहले भी रह चुके हैं अमरिंदर, और अटल बिहारी वाजपेयी का भी आपने जिक्र किया, जब गोल्डन क्वाड्रेटर जो प्रोग्राम स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जिसका आज तक जिक्र होता है वो इन्हीं का ब्रेन चाइल्ड है। बहुत ही शिद्दत के साथ उन्होंने एनडीए के साथ मिलकर के काम किया। विकास पुरुष के रूप में उनकी छवि बहुत पहले से है, लेकिन क्या इस बार वो एनडीए के संयोजक के तौर पर उनको एक विकल्प के तौर पर देखा जा सकता है? एक बार फिर से वो इस भूमिका में क्या आ सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल अजय जी, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि कल जब विक्ट्री हुई और जिस समय जब रुझान पूरी तरह से आ चुके थे तो स्वयं चंद्रबाबू नायडू जो यहाँ पे विजयवाड़ा में पार्टी का मुख्य दफ्तर है एनटी रामाराव भवन के अंदर, वो शाम को 5:30-6 बजे वहाँ एंट्री होते हैं। वहाँ जब आते हैं तो एक बड़ी संख्या में जय बाबू के नारे लगते हैं। तेलुगु में जय बाबू का एक नारा लगाया जाता है उनके सम्मान में। और देखिए उनकी गंभीरता, वो बाकायदा भीड़ को चीरते हुए सभी लोगों से पर्सनल मिलते हैं और पर्सनल मिलने के बाद एनटी रामाराव के जो स्टैचू है वहां पर जाके उनको प्रणाम करते हैं। उनका आशीर्वाद लेके एनटी रामाराव के बाद वो एक लोगों से मिलते हैं और उसके बाद एक बंद कमरे में चले जाते हैं मीटिंग के लिए। और मैंने उस दौरान जो टीडीपी के जो राष्ट्रीय संयोजक थे उनसे बात की, क्योंकि इस तरह की तब तक खबरें आ चुकी थी कि चंद्रबाबू नायडू को एनडीए का संयोजक बनाया जा सकता है। तो यह सवाल मेरा था, मेरे 2 सवाल उनसे थे, क्या एनडीए की जो मीटिंग होने वाली है कल उसमें जाएंगे, और दूसरा क्या संयोजक के तौर पर वो काम करेंगे। तो उन्होंने एक साफ तौर पर यह तो नहीं कहा कि वो संयोजक बनेंगे, लेकिन उन्होंने ये कहा कि इस तरह की अगर बात आएगी तो पार्टी उस पर गंभीरता से सोचेगी। और जी अमरिंदर, बहुत धन्यवाद आपका इस एनालिसिस के लिए। और ये तो तय है कि दक्षिण भारत में एक सहयोगी तो कम से कम बीजेपी को मिल गया है और एक मजबूत सहयोगी चंद्रबाबू नायडू के तौर पर दूसरी सबसे बड़ी पार्टी एनडीए के घटक के दौर पर। और आपने कहा कि आज वो इस बैठक का हिस्सा लेने वाले हैं, अभी काफी कुछ पर निगाह रखनी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अमरेंद्र गुप्ता जुड़ने के लिए। और दिल्ली में एनडीए की बैठक से पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर भी एनडीए की बैठक हुई, जिसमें विजय चौधरी, संजय झा, लल्लन सिंह, कौशलेंद्र कुमार, बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा
और चिराग पासवान समेत तमाम नेता मौजूद रहे। बैठक में एलजेपी प्रमुख चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को बधाई दी। एलजेपी प्रमुख ने कहा कि एनडीए का बिहार में जो प्रदर्शन रहा है उसका बड़ा श्रेय एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी को तो जाता ही है, लेकिन इसका श्रेय मेरे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी जरूर जाता है। जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने हमारे गठबंधन को मजबूती देने का काम किया और एनडीए का बिहार में जो प्रदर्शन रहा है उसका बड़ा श्रेय जहां एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को जाता है, तो वहीं उसका श्रेय मेरे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को भी जाता है। आज मैं मेरी पार्टी के सारे सांसद उनसे मिलकर उनका धन्यवाद करने, उनको बधाई देने, उनको शुभकामनाएं देने और उनका आशीर्वाद लेने गए। अब हम सब लोग दिल्ली जा रहे हैं। और एनडीए की बैठक के लिए घटक दलों के अलावा भाजपा के वरिष्ठ नेताओं का आना लगातार जारी है। केंद्रीय मंत्री और नागपुर से भाजपा सांसद नितिन गडकरी एनडीए की बैठक के लिए दिल्ली पहुंच चुके हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर उन्होंने कहा कि लोगों ने उन पर भरोसा जताया है और उन्हें तीसरी बार देश की सेवा करने का मौका दिया। बार जनता ने मेरे ऊपर विश्वास व्यक्त किया है और फिर से एक बार देश के लिए काम करने का मौका दिया है। निश्चित रूप से इसका उपयोग हमारे देश के विकास के लिए जो भी हो सकता है वो मैं करने की कोशिश करूंगा। और जिस जनता ने मुझे तीसरी बार फिर से विश्वास दिया उसके प्रति मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। और केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन आज होने वाली एनडीए की बैठक में दिल्ली पहुंच चुके हैं। मुरलीधरन केरल के अट्टिंगल से भाजपा उम्मीदवार थे। उन्हें कांग्रेस के अदूर प्रकाश ने हरा दिया था। और चुनावी नतीजों के बाद पहली एनडीए की बैठक पर संवाददाता शैलेंद्र मिश्रा से जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। अब सभी की निगाहें एनडीए की प्रथम बैठक पर हैं। क्या अब सरकार बनने की कवायद शुरू हो गई है? कब तक आपको लगता है कि प्रस्ताव आ सकता है एनडीए की तरफ से? देखिए, दो बातें हैं। पहली बात तो है कि हम इस वक्त 7 लोक कल्याण मार्ग पर खड़े हुए हैं, जहां पर जो इस कार्यकाल की जो अंतिम कैबिनेट की बैठक है वो अब से थोड़ी देर बाद शुरू होने वाली है। उसके बाद मंत्रिपरिषद की बैठक होगी और हम जानते हैं कि उसके बाद एक प्रक्रिया होती है कि नई सरकार के गठन से पहले पुरानी सरकार अपना त्यागपत्र लेकर राष्ट्रपति के पास जाती है। तब तक उन्हें कार्यवाहक प्रधानमंत्री के तौर पर काम करने को कहा जाता है और फिर नई सरकार शपथ लेती है। उससे पहले नई सरकार के नेता जो गठबंधन है या फिर पार्टी है उन नेता के तौर पर नेता चुनती है। तो आज हम वो पूरी प्रक्रिया आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं। कैबिनेट की बैठक अब से थोड़ी देर बाद शुरू होने वाली है और इसके बाद 4 बजे संभवतः इसी जगह पर जहां पर ये कैबिनेट की बैठक हो रही है, प्रधानमंत्री आवास पर, यही एनडीए के जो नेता हैं सहयोगी दलों के, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर सकते हैं और उसके बाद एनडीए नेता चयन की प्रक्रिया है वो आगे बढ़ेगी। चूंकि दावा पेश करने से पहले ये एक प्रक्रिया होती है जिसमें औपचारिक तौर पर एनडीए का नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुना जाएगा। और हम जानते हैं कि देश की आजादी के इतिहास में पहली बार हुआ है कि गठबंधन की राजनीति जब से शुरू हुई है 1962 के बाद से, तब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में पहली बार लगातार तीसरी बार कोई गठबंधन सत्ता में आया है। तो ये बहुत बड़ी एक प्रचंड एक तरह से कहें सफलता है। और एनडीए की बैठक की चर्चा इसलिए हो रही है कि चंद्रबाबू नायडू दिल्ली आ रहे हैं, नीतीश कुमार दिल्ली आ रहे हैं और जैसा कि हमारे सहयोगी बता भी रहे थे कि पहले भी देखे तो एनडीए में लंबा समय चंद्रबाबू नायडू ने बिताया था, वापस आए चुनाव से पहले। उसका फायदा ये हुआ कि राज्य की सत्ता में जबरदस्त वापसी टीडीपी की हुई है आंध्र प्रदेश में। और हम जानते हैं अजय, जब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना अलग अलग राज्य नहीं थे, चंद्रबाबू नायडू को क्रेडिट दिया जाता था हैदराबाद की आईटी सिटी को विकसित करने का और उसको लेकर एक बहुत चर्चा होती थी। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के समय वो एनडीए के संयोजक रहे। एनडीए के 2 संयोजक अभी तक रहे जब तक संयोजक एनडीए रखता था, पहले चंद्रबाबू नायडू और दूसरे स्वर्गीय शरद यादव। तो निश्चित तौर पर एनडीए की राजनीति और गठबंधन की राजनीति का एक बड़ा अनुभव चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार जैसे नेताओं को रहा है। नीतीश कुमार हम जानते हैं कि रेल मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के समय रहे और लंबे समय से गठबंधन की जेडीयू और बीजेपी और जो एनडीए का गठबंधन है उसकी सरकार की अगुवाई बिहार में करते हैं दिखाई दे रहे हैं। तो
तो बहुत महत्वपूर्ण है। बाकी भी सहयोगी है, चिराग पासवान को आपने सुनाया ही, जितिन राम मांझी दिल्ली आ रहे हैं, देश के जो बाकी एनडीए पार्टनर हैं वो भी दिल्ली आ रहे हैं। तो इस बैठक में औपचारिकता पूरी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एनडीए का नेता चुने जाने के बाद उसके बाद सरकार बनाने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। जो शैलेंद्र, स्पष्ट तौर पर कल प्रधानमंत्री मोदी ने जब संबोधित किया देश को, खासतौर पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं को, स्पष्ट तौर पर उन्होंने कहा कि तीसरी बार एनडीए देश में सरकार बनाने जा रही है। वहीं जो इंडी गठबंधन है उसकी निगाह अब जो सहयोगी दल है एनडीए के उस पर है, जिसकी आप कह रहे हैं कि अहम बैठक होने वाली है। तो क्या कुछ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आपको लगता है, क्योंकि आज इंडी गठबंधन की भी बैठक होने वाली है? कुछ बयान ऐसे भी आ रहे हैं कि भाई नीतीश कुमार का आप भरोसा नहीं कर सकते, चंद्रबाबू नायडू का भी भरोसा नहीं कर सकते। कुछ ऐसी लोग आप इस वक्त पावर कॉरिडोर्स में ऐसी हलचलें भी हैं या फिर तीसरी बार बिना किसी बाधा के सरकार बनने जा रही? देखिए, अगर आप मेरी राय पूछेंगे अजय, तो मुझे कहीं कोई दिक्कत नजर नहीं आती बिना किसी बाधा के, चूंकि एनडीए को प्रचंड बहुमत हासिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सरकार बनने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ लेने जा रहे हैं और तारीख भी आप देखें, इसी हफ्ते के अंदर ये शपथ ग्रहण समारोह होगा। इसमें एनडीए के सभी नेता शामिल होंगे और एनडीए से आप पर्याप्त भागीदारी भी देखेंगे। लेकिन ये सही बात है कि राजनीति में असंभव को संभव बनाने का सपना पाने हुए लोग लगातार सक्रिय रहते हैं, और खासतौर पर जब चुनाव में जनादेश से कुछ ऐसे संकेत हो कि हर कोई दल वो प्रसन्न हो रहा है कि उसने अपनी जो स्थिति है उसको कहीं न कहीं बचाने का जो प्रयास किया है और बचती हुई दिखाई दे रही है। खासतौर पर कांग्रेस पार्टी हो या फिर समाजवादी पार्टी हो, तो वो इसलिए खुश हैं कि भले ही सत्ता नहीं मिल रही है लेकिन एनडीए की जो सीट संख्या है वो पहले के मुकाबले घटी है। तो वो एक चर्चा कर रहे हैं, इस तरह के कुछ बयान सामने आ रहे हैं कि क्या संभावना हो सकती है। उन्हें भी पता है कि फिलहाल कोई संभावना नहीं है, लेकिन चूंकि राजनीति में संभावनाओं को तलाशने का काम राजनीतिक दल करते रहते हैं, तो ऐसे में इंडी गठबंधन के जो तमाम दिग्गज हैं, शरद पवार हो, चले चूंकि आप एनालिसिस की बात कर रहे हैं शैलेंद्र, तो मैं आपसे अंतिम सवाल कर लेता हूं नेताओं से। जी, चूंकि आप एनालिसिस की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी आपने कहा कि तीसरी बार लगातार देश की कमान संभालने के लिए जा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। उनको स्पष्ट बहुमत एनडीए को जनता ने दिया है, लेकिन उनके लिए कोएलिशन सरकार की अगुवाई करने का पहला मौका होगा, पहला प्रयोग होगा, पहला अनुभव, जिसका अनुभव पहले ने हमेशा से वो बहुमत की सरकार चलाते हैं, चाहे वो राज्य में हो, चाहे वो 10 साल से केंद्र में हो। क्या अब आप प्रधानमंत्री को एक नए विजनरी लीडर के तौर पर देखेंगे? आगे आने वाले दिनों में देश की नीतियों की जो दिशा है, देश में आर्थिक सुधारों की जो दिशा है, सबको साथ लेकर के बात तो लगातार करते ही आए हैं प्रधानमंत्री मोदी। सहयोगी दलों को साथ में लेकर के चलने का एक संयोजन किस तरह से आपको तीसरे टर्म में दिख रहा है? अजय, थोड़ा समय दीजिए। देखिए, गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी की अकेले दम पर कई वर्षों तक, एक तरह से कहें 2 दशकों तक सरकार चलाई। जब केंद्र में आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूर्ण बहुमत की सरकार 2014 में 282 लोकसभा सीट जीतकर बीजेपी अकेले दम पर सत्ता में आई, लेकिन एनडीए के सहयोगियों के साथ सरकार बनी। एनडीए के जो सहयोगी दल हैं वो साथ रहे, सरकार में रहे, सत्ता में रहे, केंद्रीय मंत्री रहे। रामविलास पासवान स्वर्गीय, हम जानते हैं कि वो केंद्र में सत्ता में रहे। तमाम प्रमुख नेता, उपेंद्र कुशवाहा राज्य मंत्री बनाए गए, अन्य नेता आप देश भर से देखें 14 में वो मंत्री बनाए गए। तो सहयोगियों को साथ लेकर तब भी बीजेपी चली थी जब अकेले दम पर बहुमत था, 282 सीट। तो केंद्र में सहयोगियों के साथ सरकार चलाने का अनुभव है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। दूसरी बात है, 19 में बीजेपी अपने दम पर 303 सीट लेकर आई, फिर भी एनडीए के तमाम सहयोगी, रामदास अठावले भी देखिए आरपीआई के मंत्री थे, आप बिहार से देखें मंत्री रहे, आप उत्तर प्रदेश से देखें अनुप्रिया पटेल मंत्री रहे। तो पूरी तरह से एनडीए के सहयोगियों को पर्याप्त जगह दी गई थी, जबकि अगर बीजेपी चाहती तो 300 सीट बीजेपी के पास अपने दम पर थी, उसकी कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन सभी सहयोगी दलों को, चुनाव पूर्व गठबंधन के सहयोगी दलों को साथ लेकर उन्हें सत्ता में पर्याप्त भागीदारी देकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार को आगे बढ़ाने का काम किया। और राज्यों में भी आप देखिए, तमाम राज्यों में जहां गठबंधन की सरकारें, उत्तर प्रदेश में देखिए तमाम छोटे छोटे दल हैं, संजय निषाद की पार्टी है, ओम प्रकाश राजभर को हाल ही में सुभाष सपा साथ आई मंत्री बनाया गया। इसके साथ ही साथ आप देखें कि अब आरएलडी साथ आई है।
तो ये अनुभव रहा है। तो ये कहना कि केंद्र में अकेले दल की सरकार चलाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अनुभव रहा, ऐसा नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए के सहयोगियों के साथ सरकार चलाई है। अब फर्क सिर्फ इतना है कि एनडीए के पास पूर्ण बहुमत था प्रचंड, बीजेपी के पास अपने दम पर भी पूर्ण बहुमत था। वो बदलाव एक दिखाई दे रहा है इस बार के जनादेश में। तो ये आप समझ सकते हैं कि दो बातें मैं कहकर अपनी बात खत्म करूंगा कि आजादी के बाद कांग्रेस पार्टी पहली बार लगातार तीसरा ऐसा चुनाव है कि 100 के अंकों तक, 3 अंकों तक पहुंच नहीं पाई है। तो कांग्रेस भले ही खुश हो लें उसके कार्यकर्ता, एनडीए गठबंधन के नेता, लेकिन देश की आजादी के इतिहास के पहली बार कांग्रेस जैसा दल पहले 50 से नीचे 2 बार रहा और अब कांग्रेस 100 के आंकड़े से नीचे रहेगा। चलिए, आप कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा खुश होने की जरूरत कम से कम कांग्रेस को नहीं है, लेकिन शायद अब विपक्ष के भी सुर बदले नजर आएंगे। संसद आप जब कवर करेंगे तो देश की राजनीति में जरूर बदलाव तो हुआ है। शैलेंद्र, बहुत धन्यवाद आपका वक्त निकालने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के उस पार खबरें और भी हैं, देखते रहिए समाचार। नए दिन की करें शुरुआत भारतीय ज्ञान परंपरा, संस्कृत और स्वास्थ्य के साथ। स्वास्थ्य में उपयोगी आयुष पद्धतियों का विज्ञान, संस्कृति, कला, योग का अद्भुत ज्ञान। देखिए विशेष कार्यक्रम सुप्रभातम सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। भरोसा सिर्फ तेजी से नहीं, बना है सटीक खबरों से। दावे नहीं, दिखाते हैं तथ्य, दिखावा नहीं, चुनते हैं सच। दस्तक सनसनी की नहीं, खबरों की देते हैं हम। यही है रिश्ता आपका हमारा, बना है अटूट भरोसा वर्षों की मेहनत से। डीडी न्यूज, भरोसा सच का। ये भरोसा और हो रहा है गहरा, क्योंकि आपका अपना चैनल अब है नए तेवर और नए कलेवर में। सड़क दुर्घटना में प्राथमिक चिकित्सा का है विशेष महत्व। घायल व्यक्ति को सावधानी से निकालें, व्यक्ति की सांस व नब्ज जांच लें। चोट लगने पर तुरंत प्राथमिक उपचार आवश्यक है। खून बह रहा हो तो कपड़ा बांधकर रोकें। घायल व्यक्ति को खड़ा करने या चलाने की कोशिश बिल्कुल न करें। कैसे करें घायल व्यक्ति की सहायता? घायल व्यक्ति की गर्दन, पीठ व रीढ़ सीधी रखें। हड्डी टूटी हो तो लकड़ी का सहारा देकर उसे बांध दें। कुछ खास बातों का ध्यान रखें। यदि व्यक्ति बेहोश हो तो उसके मुंह में कुछ न डालें। बेहोश व्यक्ति को पानी पिलाने की कोशिश न करें। यदि कोई नुकीली वस्तु शरीर में घुस गई हो तो उसे निकालने की कोशिश न करें। घायल व्यक्ति की सहायता में हर क्षण है कीमती। जल्द से जल्द पुलिस या एम्बुलेंस को बुलाएं। घायल व्यक्ति को तुरंत सुरक्षित तरीके से अस्पताल ले जाएं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश अनुसार घायल की सहायता करने वाले व्यक्ति से कोई पूछताछ नहीं की जाती। सही समय पर प्राथमिक उपचार से बच सकती है घायल व्यक्ति की जान। घायल व्यक्ति की सहायता अवश्य करें। उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, देश हो या दुनिया की खबर है तो पड़ताल जरूरी है। देखिए हमारे साथ मेरे पीछे भारत की सबसे एजेंडा भारत का है और किस तरह से एक नई शुरुआत इस वक्त लोगों को अगर स्वरोजगार से आपने को इसमें सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। चाय की प्याली के साथ खबरों से भरी नई सुबह। देश की राजनीति, आम जन की कहानी, विदेशों की हलचल, कारोबार का गुणा भाग, खेल का मैदान, मनोरंजन और ज्ञान विज्ञान, विरासत और संस्कृति के साथ सेहत की बात और ग्लैमर का तड़का। सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 से 9 बजे
सुकून से भरा नया सवेरा। नया सवेरा के प्रायोजक हैं MDH, बढ़िया है, शुद्ध है। MDH मिर्ची, धनिया, हल्दी, असली मसाले, सच। MDH गैलेंट एडवांस रबर, निर्माण का रियल हीरो। समरकूल कूलर, जो हर दिल करे कबूल। समरकूल और डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। राजनीति की चाल से स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं समाचार। और 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए ने बहुमत का आंकड़ा तो पार कर लिया, लेकिन बीते 2 लोकसभा चुनाव में करारी हार का सामना करने वाली कांग्रेस ने इस बार कई राज्यों में जोरदार लड़ाई पेश की। कांग्रेस अपने प्रदर्शन में सुधार करते हुए सीटों के आंकड़े को दोगुना करने में भी कामयाब रही। चुनाव से पहले बने विपक्षी गठबंधन ने खासकर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, हरियाणा और राजस्थान में शानदार प्रदर्शन किया। फिर भी कांग्रेस गठबंधन बहुमत से बहुत दूर नजर आती है। नतीजों के बाद विपक्षी गठबंधन के नेताओं की आज नई दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर बैठक होनी है। इस बैठक में गठबंधन के नेता आगे की रणनीति पर चर्चा करेंगे। कुमार आलोक हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं इस खबर पर। कुमार आलोक, बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए। तो वो कौन से मुद्दे हो सकते हैं, वो कौन सी रणनीति हो सकती है जिस पर इंडी गठबंधन के नेता चर्चा करेंगे? क्या वो प्रयास ये भी करेंगे कि सरकार बनाने का दावा पेश करें? 7वें चरण का जब मतदान खत्म हुआ था तो उसके तुरंत बाद दिल्ली में इंडी गठबंधन की बैठक हुई थी और ये आशा की गई थी उस बैठक में, क्या ये कहा गया था कार्यकर्ताओं से और बाकी दलों के लोगों से कि हम जीत रहे हैं, हम अच्छा कर रहे हैं और एग्जिट पोल पे ध्यान नहीं देना है और जो बूथ जो हैं जहां पर मतगणना होगी वहां चौकसी से वहां काम करना है। लेकिन जो रिजल्ट आया उस रिजल्ट इनके मुताबिक नहीं था और अगर गठबंधन की बात करें, इंडी गठबंधन की बात करें तो सत्ता की चाबी उनसे बहुत दूर है। लेकिन जो कल डेवलपमेंट हुआ आपने देखा होगा कि जैसे ही रिजल्ट के जो रुझान आने शुरू हुए तो सबसे पहले शरद पवार ने चंद्रबाबू नायडू को फोन किया, वहां पर उनको बधाई दी। इसी बहाने और क्या बात हुई होगी तो नहीं पता है। उसके बाद जो वेणुगोपालन है वो वहां पर गए आंध्र प्रदेश में मिलने गए चंद्रबाबू नायडू से शाम के वक्त। तो एक कोशिश इनकी होगी, क्योंकि कल राहुल गांधी ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे तो उनसे पत्रकारों ने जब पूछा कि आपको मैंडेट नहीं मिला है तो क्या आप ओपोजिशन में रहेंगे या सत्ता में आने के लिए कोशिश करेंगे, तो राहुल गांधी ने स्पष्ट कहा, साफ कहा कि कल जो इंडी गठबंधन की बैठक होगी और बैठक में लोगों से निर्णय लिया जाएगा, पार्टियों से ये सलाह मशविरा किया जाएगा कि हमारा अगला स्टैंड क्या हो, उसी के आधार पर हम कोई फैसला लेंगे। तो आज ये यानी कि उन्होंने विपक्ष में बैठने से भी एक्सेप्ट नहीं किया और सत्ता की ओर हम बढ़ेंगे उसको लेकर के कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। तो आज जब इंडी गठबंधन की बैठक शाम में 6 बजे होगी मल्लिकार्जुन खड़गे के निवास पर, और उसके बाद क्या प्रतिक्रिया देते हैं जब वहां मीटिंग से नेता जब लौटते हैं, लगभग 1 घंटे तक मीटिंग चलेगी, 1-1.25 घंटे तक नेताओं का पहुंचना यहाँ पर शुरू हो गया है। तो सब कुछ निर्भर करेगा कि उस मीटिंग के बाद कि नेताओं की प्रतिक्रिया क्या होती है इंडी गठबंधन की। लेकिन कुमार, क्या आपको लगता है कि विपक्ष की भूमिका इस टर्म में, तीसरे टर्म में कुछ बदली हुई नजर आएगी? वो थोड़ा सा और ज़्यादा कंस्ट्रक्टिव हो सकती है? प्रधानमंत्री मोदी सबका आह्वान कर रहे हैं कि आइए सभी लोग मिलकर के काम करिए। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा था कि देश में एक मजबूत विपक्ष होना बहुत ज़रूरी है। अब ऐसा लग रहा है कि जनता ने मजबूत विपक्ष का भी मैंडेट ज़रूर दिया है। तो क्या जिम्मेदारी के साथ ये इंडी गठबंधन अपने आप को विपक्ष में रख करके सकारात्मक राजनीति करने की दिशा में आगे बढ़ सकता है, या फिर वही तोड़फोड़ और काटने की राजनीति पर भी काम चलेगा? अभी तो सरकार बनने का फैसला हो जाए कि सरकार, ये निश्चित है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में ये स्पष्ट परिलक्षित हो रहा है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री होंगे और जो भी गठबंधन के दल है उनके साथ रहेंगे, चाहे वो चंद्रबाबू नायडू हो, चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे चिराग पासवान हो। चिराग पासवान ने तो स्पष्ट रूप से कहा कि हम शुरू से ही साथ थे और अब हम भी मजबूती के साथ नरेंद्र मोदी के साथ खड़े हैं। तो सरकार बनने के बाद इतना तो तय है कि जो विपक्ष होगा पहले से, खाली अगर लोकसभा की हम बात करें, क्योंकि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री रहते हुए भी फर्स्ट टर्म की बात करें तो राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत नहीं था,
तो राज्यसभा में तो मजबूत विपक्ष था, लेकिन लोकसभा में 2014 में भी और 2019 में भी विपक्ष लगभग मतलब अगर तृणमूल कांग्रेस के छोड़ दें, डीएमके के छोड़ दें, तो बाकी कांग्रेस की स्थिति बहुत खराब थी। और तमाम जो लेफ्ट, खासकर जो 2009 में 2004 में एक पोजीशन था उनका, वो 2014 और 19 आते आते बिल्कुल उनका क्षरण हो गया। तो अब जब भी अगर सरकार, नरेंद्र मोदी सरकार बनाते हैं और उसके बाद जो तमाम विपक्षी दल है, अब वो कंस्ट्रक्टिव होगा या वो जब जैसा कि पिछले दोनों सरकार में आप देख चुके हैं कि अपोजिशन का पोजीशन क्या रहा था। तो अभी सरकार बनने दीजिए, उसके बाद सरकार बनने के बाद क्या कंस्ट्रक्टिव विपक्ष होता है या नहीं, ये देखने वाली विषय होगी। बहुत बहुत धन्यवाद कुमार आलोक, आप निगाह बनाए रखें। लेकिन कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने अखिलेश यादव को धन्यवाद नहीं दिया, उत्तर प्रदेश की जनता को ज़रूर दिया। लेकिन देखते हैं कि वाकई ये जो गठबंधन है, इंडी गठबंधन जिसको कहा जा रहा है, वो आगे कहाँ तक जा पाता है। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के चुनाव में जीत पर विदेश से बधाइयों का तांता लगातार जारी है। इसी क्रम में आज सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस बोंग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोकसभा चुनाव में जीत मिलने पर बधाई दी है। लॉरेंस बोंग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, और मैं कोट कर रहा हूं, एनडीए की लगातार तीसरी बार ऐतिहासिक जीत पर बधाई। सिंगापुर भारत साझेदारी को मजबूत करने और अगले साल राजनयिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ मनाने के लिए मैं आपके साथ काम करने के लिए तत्पर हूं। सिंगापुर भारत साझेदारी को और मजबूत करने और राजनयिक संबंधों की वर्षगांठ मनाने के लिए आपके साथ काम करने के लिए तत्पर हूं। तो जीत पर बधाई का सिलसिला लगातार जारी है। और हर लोकसभा के कार्यकाल की समाप्ति पर राष्ट्रपति की ओर से केंद्रीय कैबिनेट को फेयरवेल डिनर देने की एक परंपरा रही है। इसी परंपरा को निभाते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज केंद्रीय कैबिनेट को रात्रि भोज पर आमंत्रित करेंगे। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों की घोषणा के बाद नई सरकार का गठन 16 जून से पहले होना है, क्योंकि 17वीं लोकसभा का कार्यकाल 16 जून 2024 को पूरा हो रहा है। इस बार लोकसभा चुनाव 7 चरणों में संपन्न हुआ, जिसकी घोषणा निर्वाचन आयोग ने 16 मार्च को की थी। पहले चरण की शुरुआत 19 अप्रैल से हुई और अंतिम चरण का मतदान 1 जून को कराया गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर राउज एवेन्यू कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। आपको बताएं कि अदालत ने शनिवार 2 जून को चिकित्सा आधार पर अंतरिम जमानत की मांग करने वाली याचिका पर तुरंत राहत प्रदान करने से इनकार करते हुए अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। हालांकि अदालत आज अपना फैसला सुना सकती है। लोकसभा चुनाव के नतीजों का असर भारतीय शेयर बाजार पर देखने को मिला। कल की भारी गिरावट के बाद सप्ताह के तीसरे कारोबारी दिन आज बढ़त के साथ भारतीय शेयर बाजार खुले। भारतीय कारोबार की शुरुआत में सेंसेक्स 522 अंकों की बढ़त के साथ 72,601 के स्तर पर खुला, जबकि निफ्टी 243 अंकों की बढ़त के साथ 22,128 के स्तर पर खुला। कुछ देर पहले सेंसेक्स 1,414 अंकों की बढ़त के साथ 73,494 के स्तर पर और निफ्टी 470 अंक की बढ़त के साथ 22,354 के स्तर पर कारोबार करता नजर आया। आज कारोबार के आखिर में कल कारोबार के आखिर में करीब 5.5% की गिरावट के साथ ये दोनों प्रमुख सूचकांक बंद हुए थे। चुनाव नतीजों के तुरंत बाद मौद्रिक नीति समिति की 3 दिनों की बैठक आज से मुंबई में शुरू हो गई है। 7 जून को आरबीआई गवर्नर मौद्रिक नीति समिति की बैठक में फैसलों का ऐलान करेंगे। जानकारों को उम्मीद है कि एमपीसी दर में कटौती से वो परहेज कर सकते हैं, क्योंकि आर्थिक वृद्धि दर लगातार जोर पकड़ रही है। अगर 7 जून को रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया तो ये यथास्थिति बनाए रखने का 8वां मौका होगा। गौरतलब है कि फिलहाल रेपो रेट फरवरी 2023 से 6.5% पर कायम है और आरबीआई ने अपनी बोर्ड बैठक में सरकार को साल 2023-24 के लिए 2,10,000 करोड़ का लाभांश जारी करने का फैसला लिया था। मुंबई से श्यामा मिश्रा हमारे साथ इस खबर पर जुड़ रहे हैं। मुंबई, बहुत धन्यवाद श्यामा। तो सभी की निगाहें अब एक बार फिर से आरबीआई पर, जो कि महंगाई को तो रोकने की कोशिश करता है, साथ ही साथ ग्रोथ को सपोर्ट करना भी एक बड़ा मैंडेट है। बजट से पहले नई सरकार बनने के बाद आरबीआई की मौद्रिक नीति कितनी इंपॉर्टेंट है? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस तरीके से एमपीसी 3 दिन की बैठक करती है और 7 तारीख को अनाउंसमेंट करेंगे शक्तिकांत दास गवर्नर, दिशा निर्देश बताएगा कि किस तरीके से आगे आने वाले समय में भारत की इकोनॉमिक रणनीति होनी चाहिए। क्योंकि हम बात कर रहे हैं, आप अपने न्यूज़ में भी आप बता चुके हैं कि एक्सपेक्टेशंस की अगर बात करें तो लार्जली ये स्टेटस को मेंटेन करने की बात है यहाँ पर। क्योंकि एक तो ये बात है कि इन्फ्लेशन आरबीआई के कंट्रोल में कंफर्टेबल रेंज
रेंज में अभी तक नहीं आया हुआ है, अभी भी ये 4% से ऊपर है। तो आरबीआई के सामने एक बहुत बड़ा ये चैलेंज है कि इन्फ्लेशन को अपने काबू में लाया जाए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हीट वेव के कारण कई सारे जो प्रोड्यूस हैं वो उस पर काफ़ी असर पड़ता हुआ दिख रहा है। तो आने वाले समय में इन्फ्लेशन किस तरीके से रहेगा, इस पर भी निगाहें आरबीआई की बनी रहेंगी। हालांकि एक अच्छी बात यहाँ पर ये भी हम देख रहे हैं कि मॉनसून की शुरुआत हो चुकी है और उम्मीद के हिसाब से पूरे देश भर में इसका कवरेज टाइमली हो जाएगा। और जब ये हो जाएगा तो हम सभी जानते हैं कि जो बुआई है, प्रोड्यूस है, वो एक अच्छे स्तर पर आ सकता है और आने वाले समय में इन्फ्लेशन कम आता हुआ दिख सकता है। और एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि अगर इन्फ्लेशन कम होता है तो साल के अंत में आरबीआई रेट कट भी शुरू कर सकता है। फिलहाल हम यहाँ पर बात कर रहे हैं स्टेटस क्वो की, जो साथ ही विड्रॉल ऑफ अकोमोडेशन जो स्टैंस होता है आरबीआई का, वहाँ भी कोई छेड़छाड़ की उम्मीद नहीं है, वहाँ पर भी कोई बदलाव नहीं आएगा, इसकी उम्मीद बताई जा रही है। हाँ, प्रोजेक्शंस की अगर हम बात कर लें, क्योंकि आरबीआई अपने अनाउंसमेंट्स में, अपने पॉलिसी अनाउंसमेंट्स में काफ़ी सारे प्रोजेक्शंस बताते हैं, जिसमें से 2 मुख्य प्रोजेक्शंस होते हैं। एक तो जीडीपी किस तरीके से फोरकास्ट रहेगा उसका पूरे वर्ष का, और साथ ही जो क्वार्टर्स होते हैं उसका, तो वहाँ पर बदलाव आता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि हम पहले ही देख चुके हैं। वहाँ पे बदलाव आता हुआ दिख रहा है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन से अच्छी यहाँ पर जीडीपी नंबर्स हमने देखे, 8% से ऊपर नंबर आए हुए हैं। बदलाव यहाँ पर प्रोजेक्शन में आ रहा है वहाँ पर जहाँ पर इन्फ्लेशन की प्रोजेक्शंस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर थोड़ा बहुत बदलाव एक्सपेक्ट किया जा रहा है। तो यही मोटा मोटी एक एक्सपेक्टेशंस से अगर हम माने तो आरबीआई की जो पॉलिसी होगी वो 7 तारीख को यही सारी चीज़ें सुनने के लिए मिलेगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बजट के जस्ट पहले है और वित्तीय वर्ष के दूसरा ये बाई मंथली पॉलिसी है। बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत बहुत धन्यवाद श्यामा। और आरबीआई की भी निगाह रहेगी इस लिहाज से, क्योंकि आर्थिक सुधारों की दिशा है वो आरबीआई और वित्त मंत्रालय दोनों को एक साथ मिलकर के कैसे देश के लिए आर्थिक नीतियों पर काम करना है, इस पर पूरी दुनिया की निगाहें रहती हैं। और आगे बढ़ते हैं, रोजगार के मोर्चे पर एक खबर आई है जिसके मुताबिक जो जॉब पोर्टल्स पर नौकरियों की पोस्टिंग है पिछले साल के मुकाबले उसमें 22% का ज़्यादा इजाफा हुआ है। नौकरी दिलाने वाली कंपनी CIEL HR की एक ताज़ा रिपोर्ट है जिसमें ये जानकारी मिली है। रिपोर्ट में बताया गया कि दिसंबर 2022 में जॉब पोस्टिंग की संख्या 7143 थी, जो फरवरी 2024 में बढ़कर के 8746 हो गई है। रिपोर्ट में कहा गया कि 65% भारतीय स्टार्टअप अगले 6 महीनों में नई नौकरियां निकालने की योजना बना रहे हैं। ये जानकारी 70 स्टार्टअप में काम कर रहे 1,30,896 कर्मचारियों के डेटा के आधार पर इस रिपोर्ट में दी गई है। रिपोर्ट में बताया गया कि भविष्य को लेकर के ज़्यादातर कर्मचारी आश्वस्त हैं। अगले 6 महीने में नई नौकरियां पैदा होंगी। सभी इंडस्ट्रीज में ऑटोमेशन और डिजिटाइजेशन बढ़ने की वजह से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट स्किल की मांग सबसे ज़्यादा बढ़ रही है। इसके बाद सेल्स में नौकरियां बढ़ने जा रही हैं। 67% स्टार्टअप कंपनियों के कर्मचारियों का कहना है कि वे नौकरी के लिए बड़ी कंपनियों में जाना चाहते हैं। और कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने साल 2023-24 के प्रमुख कृषि फसलों के उत्पादन का तीसरा अग्रिम अनुमान जारी कर दिया है। कुल खाद्यान्न उत्पादन 3,288 लाख मीट्रिक टन रहने का अनुमान है, जो पिछले 5 सालों के औसत उत्पादन से 211 लाख मीट्रिक टन ज़्यादा है। चावल की बात करें तो 1,367 लाख मीट्रिक टन, गेहूं 1,129 लाख मीट्रिक टन, मक्का 356, श्री अन्न 174, तूर दाल 33 लाख मीट्रिक टन और चना 115 लाख मीट्रिक टन रहने का अनुमान जताया गया है। वहीं अगर ऑयल सीड्स की बात करें, तिलहन करीब 395 लाख मीट्रिक टन का उत्पादन रह सकता है। ये भी एक नया रिकॉर्ड, जो कि फूड इन्फ्लेशन के लिहाज से, जिसका जिक्र आरबीआई की खबर में आप बता रहे थे कि आने वाले दिनों में बेहतर मानसून होने की वजह से, ये जो अग्रिम अनुमान है उसकी भी वजह से आने वाले दिनों में जो इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशन होता है उसमें कमी आने की उम्मीद है। खाद्य पदार्थों की महंगाई दर कम हो सकती है। 5 जून को पूरी दुनिया में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इस बार विश्व पर्यावरण दिवस की थीम लैंड रेस्टोरेशन, डीसर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट रेजिलियंस, यानी भूमि पुनर्स्थापन, मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने की क्षमता है। विश्व पर्यावरण दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना है। और इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली के बुद्धा जयंती पार्क में होंगे और इस कार्यक्रम में उन्होंने एक पौधा लगाया।
इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने एक पेड़ मां के नाम इस कैंपेन की भी शुरुआत कर दी है। ये देश भर में करोड़ों पेड़ लगाने की अपनी तरह का एक अनूठा जन आंदोलन होगा। तो ये चुनावी व्यस्तता के बाद प्रधानमंत्री का पहला आधिकारिक कार्यक्रम आज विश्व पर्यावरण के दिवस के अवसर पर। कल उन्होंने अपने मां को याद किया था जब वो संबोधित कर रहे थे अपने कार्यकर्ताओं को और देश को, और आज उन्होंने इस अभियान की शुरुआत की है कि एक वृक्ष अपनी मां के नाम सभी लोग लगाएं और इसका व्यापक असर देखने को मिल सकता है। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। आइए पर्यावरण दिवस के अवसर पर देख लेते हैं भारतीय ज्ञान परंपरा के आधार संस्कृत वाङ्मय के प्रति सदैव जिज्ञासुमति छात्रों और साधारण नागरिकों के इस हिमालय अभियान से संबंधित हमारे सहयोगी नारायण दत्त मिश्र की ये स्पेशल रिपोर्ट। भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम्मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा तदेवाग्निस्तदादित्यस्तद्वायुस्तदु चन्द्रमाः तदेव शुक्रं तद्ब्रह्म तापः स प्रजापतिः। सुविस्तृत सुरम्य प्रकृति या पारिस्थितिकी, जहां भारतीय संस्कृति अपनी अतुल्य ज्ञान परंपरा द्वारा युगों युगों से ब्रह्म भाव या अध्यात्म भाव का दर्शन करती और संसार को इसका दिग्दर्शन कराती रही है, जिसका एक अत्यंत प्रखर और शिखरस्थ उदाहरण हिमालय है, जो देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजः इस प्रसिद्ध संस्कृत सूक्ति के साथ अपनी पारिस्थितिकी द्वारा वैश्विक पर्यावरण और विशेष रूप से भारतीय उपमहाद्वीप को सदियों से एक आदर्श स्वच्छ प्रकृति प्रदान कर समग्र वातावरण या पर्यावरण को संशुद्ध करता रहा है। वस्तुतः पर्यावरण के प्रति उपभोगवादी दृष्टि से कहीं दूर आध्यात्मिक भावनाओं और विचारों का उत्कृष्ट एवं प्रखर प्रवाह भारतीय ज्ञान परंपरा की एक अनन्य विशेषता है, और इसी विशेषता को अपेक्षया पर्यावरण विमुख आधुनिक युग में लोगों द्वारा आत्मसात कर जीवन यापन करना आज संपूर्ण मानव जाति की प्राथमिकताओं में शीर्ष पर है। इसी क्रम में मुख्यतः केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली और संस्कृत भारती शिवमोग्गा जैसे संस्कृत संस्थानों के छात्रों तथा सर्वसाधारण नागरिकों द्वारा देवतात्मा हिमालयः भारतात्मा ही संस्कृतम इस प्रबल उद्घोष के साथ हिमालय आरोहण कर न केवल संस्कृत के प्रचार प्रसार हेतु कुछ अलग ही किया गया, बल्कि प्राकृतिक सुषमा की सुरक्षा इस विषय को संवेदनशीलता के साथ भी रखने का काम किया गया। इस वर्ष प्रथमतः हमारे छात्रों को हिमालय के कुल्लू मनाली के पास चंद्रखानी पास में पर्वतारोहण का अवसर मिला। इस पर्वतारोहण का दो मुख्य उद्देश्य था, एक तो हमारे संस्कृत का प्रचार प्रसार करना, दूसरा हिमालय का संरक्षण का संदेश देना और पर्यावरण संरक्षण से संस्कृत भाषा विकास को जोड़ना। क्षतिर्वारी हविर्भोक्ता वायुराकाशे एव च स्थूलभूता इमे प्रोक्ताः पिंडोयम पांचभौतिकः। निस्संदेह पर्यावरण संरक्षण की मनोदशा और अपेक्षित अन्य दशाओं और दिशाओं को हृदयंगम करते हुए इस संबंध में यह हिमालयीय संस्कृतगत और पर्यावरण परक अभियान लोगों में भारतीय संस्कृति की आदर्श स्थिति एवं समुचित पारिस्थितिकी प्रबोध से अन्वित संस्कृत वाङ्मय के प्रति जनमानस को और अधिक आकृष्ट कर सकेगा। देवतात्मा भारतात्मा। नारायण दत्त मिश्र, डीडी न्यूज। भारतीय क्रिकेट टीम आज T20 विश्व कप 2024 में अपने अभियान की शुरुआत करेगी। टूर्नामेंट के अपने पहले मैच में भारत का सामना आयरलैंड से होगा। भारतीय टीम की पहले मैच में जीत दर्ज करते हुए अपने अभियान का आगाज करना चाहेगी। वहीं आयरलैंड की टीम भी टूर्नामेंट में अपने पहले मैच को जीत करके आगे बढ़ने के इरादे से मैदान पर उतरेगी। भारतीय क्रिकेट टीम आज आयरलैंड के खिलाफ अपने T20 विश्व कप अभियान की शुरुआत करने के लिए तैयार है। टूर्नामेंट से पहले दोनों टीमों ने केवल एक अभ्यास मैच खेला है, जिसमें भारत ने बांग्लादेश पर शानदार जीत हासिल की है। वहीं आयरलैंड को श्रीलंका के हाथों हार का सामना करना पड़ा। आज के मैच में रोहित शर्मा की कोशिश मजबूती से अपने अभियान की शुरुआत करने की होगी।
you just have to play good cricket, as simple as that. We're not going to look into too much about what oppositions we are playing. It's for us, what is important is what we want to do as a team and do that well, whether it is batting, bowling and fielding. So our focus will be on all these three aspects of the game and not too much into what kind of oppositions we are playing. Of course, you look into their strengths and weaknesses, but not looking at how they play or what is their team composition like and all that stuff. I think our focus will be on what we want to do as a team and focus on all three aspects of the game, like I said. हाल ही में पाकिस्तान को हराने वाली आयरलैंड के पास एक बार फिर अपनी क्षमता को प्रदर्शित करने का मौका होगा। मुख्य कोच की माने तो टीम ने T20 विश्व कप के लिए खुद को तैयार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। Playing in a country which we don't know a lot about, and it is what it is. We don't really focus too much on that. We've really had a nice opportunity to prepare and try and control some areas that we feel like we can control, and part of that is making sure we do our preparation and our planning. As you've mentioned, India's an experienced side, which means there's a lot of data and a lot of information out there. So hopefully we can look to find a couple of areas that we can try and exploit. आज के मैच में टीम इंडिया को बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में एक संतुलन बनाना होगा। आयरलैंड के बल्लेबाजों के सामने बुमराह की धारदार गेंदबाजी एक चुनौती होगी। T20 क्रिकेट की बात करें तो भारत और आयरलैंड की टीम कुल 7 बार आमने सामने हुई हैं, जिसमें भारत को सभी 7 मैचों में जीत हासिल हुई है। ऐसे में टीम इंडिया की नजर अपने अभियान की शुरुआत जीत के साथ शानदार अंदाज में करने पर होगी। रोहित शर्मा की अगुवाई में भारतीय क्रिकेट टीम अपने T20 विश्व कप की जो पहला मैच है वो आयरलैंड के खिलाफ शुरुआत करने जा रही है। कोशिश इनकी यही है कि पहले मैच में जीत दर्ज करके अपने प्रबल दावेदार को इस T20 विश्व कप में आगे लेके आए। कैमरा पर्सन एस जयशंकर के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, न्यूयॉर्क। अब भारत T20 विश्व कप में अपने अभियान की शुरुआत करने के लिए तैयार है। पहले मैच में टीम इंडिया आयरलैंड के सामने होगी और टीम इंडिया अपना दूसरा मैच पाकिस्तान के खिलाफ 9 जून को खेलेगी। कैसी है टीम की तैयारी, देखिए न्यूयॉर्क में मौजूद हमारे संवाददाता तापस भट्टाचार्य की रिपोर्ट। भारतीय क्रिकेट टीम T20 विश्व कप में अपने अभियान की शुरुआत करेगी तो उसकी कोशिश यही होगी कि पिछले कुछ वर्ल्ड इवेंट्स में खिताब के नजदीक आकर हारने का जो सिलसिला है उसे तोड़ने में वो कामयाब रहे। पिछले कुछ विश्व इवेंट्स में भारतीय टीम को खिताब के बेहद नजदीक पहुंचने के बाद हार का सामना करना पड़ा था। भारतीय टीम इस T20 विश्व कप में अपनी पूरी ताकत के साथ उतरेगी। भारत की कोशिश यही रहेगी कि एक बार फिर उस खिताब को जीते जिसे उसने 2007 में प्रारंभिक संस्करण में जीतते हुए कामयाबी हासिल की थी। भारतीय टीम रोहित शर्मा की कप्तानी में दूसरा T20 विश्व कप खेलने जा रही है। भारत का बल्लेबाजी लाइनअप शानदार है, जिसमें यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव जैसे नाम शीर्ष क्रम में मौजूद हैं। ऋषभ पंत और संजू सैमसन दोनों ही शानदार फॉर्म में हैं, जिसने कप्तान और टीम मैनेजमेंट के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती सामने लेके आए हैं। भारत के ऑलराउंडर्स की बात करें तो हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल और शिवम दुबे बल्लेबाजी लाइनअप में और गहराई देते हैं और कप्तान के लिए कई विकल्प भी जोड़ते हैं। गेंदबाजी में जसप्रीत बुमराह, युजवेंद्र चहल, कुलदीप यादव की मौजूदगी भारत की गेंदबाजी को धार पहुंचाती है और एक अलग तरीके से उसको आगे लेके जाने में सक्षम है। भारतीय टीम का अब पहला मैच 5 जून को आयरलैंड के खिलाफ होगा। इसके बाद सबकी नजर 9 जून को पाकिस्तान के खिलाफ होने वाले मैच पर टिकी होगी। जीत के जज्बे और एक मजबूत टीम के साथ भारतीय टीम अपना अभियान शुरू करने के लिए तैयार है। क्या भारतीय टीम इस बार T20 विश्व कप चैंपियन बन पाएगी, ये तो वक्त ही तय करेगा, लेकिन खिताब को जीतने का अभियान अब शुरू होने जा रहा है। कैमरा पर्सन एस जयशंकर के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, न्यूयॉर्क। भारत के रोहन बोपन्ना और ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू एबडन की दूसरी वरीयता प्राप्त जोड़ी आज फ्रेंच ओपन के क्वार्टर फाइनल के मुकाबले में कोर्ट पर उतरेगी। पुरुष युगल वर्ग के अंतिम 8 में बोपन्ना एबडन की जोड़ी का सामना बेल्जियम की जोड़ी से होना है। और दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी और 24 बार ग्रैंड स्लैम जीत चुके नोवाक जोकोविच ने चोट की वजह से फ्रेंच ओपन 2024 से अपना नाम वापस ले लिया है।
सर्बिया के इस दिग्गज खिलाड़ी को दाहिने घुटने में चोट लग गई थी। इसी वजह से उन्होंने टूर्नामेंट को बीच में छोड़ दिया। समाचार के इस अंक को फिलहाल यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।